अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? ख्वाब देखने वाली आंखें सारी आज जमा हो चुकी हैं। वाह, बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, आई एम डूइंग ग्रेट। अली अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। बस 2 मिनट देने हैं ताकि सारे आ जाएं। गाइस, यू कैन अवेल द चैट बॉक्स टू कम्युनिकेट विद मी। अभी जरा माइक का ऑप्शन मैंने खुद बंद किया हुआ है। कैसे जा रहे हैं रमजान सबके? स्टडी स्लो। सर आप बताएं, डिनर हो गया? डिनर डिनर इसके बाद? अच्छा, रमजान में ना यूजुअली इट इज अ वेरी कॉमन थीम। पता नहीं एस्पिरेंट्स को ना एक चीज हमारे यहाँ हमें ये लगता है कि इफ समथिंग हैपेंस दैट इज हैपनिंग इंडिविजुअली टू मी, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे अलावा किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अब जैसे यहाँ पर किसी ने जिक्र किया ना कि स्टडी इज गोइंग स्लो, भाई सबके लिए ऐसे ही है। वेन आई वॉज एस्पिरेंट, रमजान ऐसा होता था कि जिसमें अगर आपने दिन में 3 घंटे पढ़ लिए ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। वरना आप यूजुअली आपका स्टडी टेबल 5 to 6 आवर्स to 7 आवर्स तक कंसिस्ट करता था, ठीक है। सेम स्टडी का टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इजी हो जाओ। आपका आप कंपेटिटिव एग्जाम है ना, आप और आपका कंपटीशन इज फेसिंग द सेम सिनेरियो ऑन एंड ऑफ, ठीक है। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एफपीएससी ने थोड़ा सा, वैसे कुछ लोगों को ये 2 साल से कुछ लोग जो कर रहे थे ना, सी एसए और कॉम्पोजिशन, पढ़ाना तो नहीं कहूंगा, पढ़ रहे थे, वो इसी स्टांस से पढ़ रहे थे जो एफपीएससी ने इस साल आपको इंस्ट्रक्शंस दिए ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। जो लोग तो सीनियर्स हैं तो उन्होंने बोर नहीं होना जब मैं बाकियों को ऐसे का स्ट्रक्चर या फिर ऐसे का मैंडेट समझा रहा हूँ कि करना कैसे है, ठीक है। तो आप लोग यू यू शुड गेट व्हाट यू आर हेयर फॉर, और बाकियों को जो वो है उनको मिलना चाहिए। सर समझ नहीं आ रहा, सरी इफ्तारी संभालें, स्टडी करें, नींद संभालें, आखिरत संभालें, क्या करें? दिल पे लग गई है ये बात आपकी। अब तो आजकल जैसे हालात हैं वही वाली बात है, बंदा कहते हैं पहले ऐसा करे कि वी शुड गो एंड प्रे, क्योंकि कभी भी पता नहीं है बी टू बॉम्बर आपके ऊपर से गुजरे और एक अदद बंकर बस्टर जो है आपके घर पे गिराता जाए, ठीक है। तो आजकल तो ऐसे हालात हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप में से कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं है, आप में से कोई भी ऑफिस होल्डर नहीं है अभी। ऐसे का कंटेंट कैसे मैनेज करें वो भी प्लीज बताएं। मैं बिल्कुल क्या नाम है, ताबिंदा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, इसलिए आए हैं आज, वरना हम सारे इकट्ठे क्यों हैं? एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन अ बिट। तो बस स्टार्ट करते हैं 1-2 मिनट तक, 1-2 लोग ज्वाइन कर लें। और क्योंकि बाद में ना मैं ये फ्रीज कर देता हूँ क्लास को, इंटरप्शन होती है ना अगेन एंड अगेन, तो फ्लो टूटता है क्लास का काफी। जी अमरीन, रिकॉर्डिंग भी होगी और मिलेगी भी। अ, लेकिन अगर अभी फ्री हो और तो अभी ले लो, इट इज अप टू यू। क्योंकि कई क्वेश्चंस जो लाइव क्लास में आंसर होते हैं वो यूजुअली रिकॉर्डिंग्स के अंदर आप नहीं पूछ पाते। चले फिर, सारे रेडी हैं, स्टार्ट करें। एक्टिव रहना है, चैट में एक्टिव रहोगे तभी कंसर्न्स डील होंगे, तभी पता चलेगा कि क्लियर है कि नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यही एटीट्यूड चाहिए बस।
अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। विजिबल है स्क्रीन सबको? अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है ना, वी आर गोइंग टू कवर मेनी इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीएसएस इंग्लिश एसे एंड कॉम्पोजिशन। देखो, आप लोगों में से कई बच्चे मेरे अपने पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम से, कई लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, मेंटोर्ड कर चुका हूँ, और कई लोग बहुत सारे नए भी। अब आप जो सुन भी रहे हैं, बाद में भी सुना है जिन्होंने, अब आप लोगों को एक चीज बड़ा अनइक्वेकली मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? अनइक्वेकली का मतलब होता है विदाउट एनी डाउट, कैटेगोरिकली आई वांट टू से, सीएसएस की सब्जेक्ट डिवीजन जब होती है ना, जब की भी गई थी, ठीक है, जिन्होंने बनाया ये सारा फंक्शन, उन्होंने सीएसएस की सब्जेक्ट डिवीजन जो है वो दो तरीके से, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम कुछ सब्जेक्ट रखेंगे दैट आर negotiable in terms of एग्जाम्स। negotiable in terms of एग्जाम्स क्या होते हैं? negotiations क्या होती हैं कि इन विच हायर लोअर चीज हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने ये एनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा कुछ ये हम 12 के अंदर से ना कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रखेंगे विच विल बी निगोशिएबल, ठीक है। निगोशिएबल इन द सेंस कि ये बच्चा जो एग्जाम दे रहा है ना, ये इसके अंदर या तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा अगर अच्छी तरह सिलेबस कवर किया है और टेक्निक्स पता है, अच्छे आएंगे इसके मार्क्स 65 60s। जैसे आपका एग्जांपल देता हूँ मैं, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, पाक अफेयर्स के अंदर जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, आते हैं ना लोगों के 60s भी आते हैं, मेरे भी 66 से 65 थे, अच्छी तैयारी की हो इतने आ जाते। तो ये तो निगोशिएबल सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपने अच्छी तरह से कवर किया है, तो आप लोग आराम से जो है वो ये पास, एटलीस्ट ये जो वर्ड है ना पास, ये तो कर ही लोगे, ठीक है। दैट इज द टर्म निगोशिएबल स्टैंड्स फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द रेल्म ऑफ सीएसएस, जब सीएसएस के अंदर हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्राइटेरिया तो हमने रखना है, ऐसे तो अगर सारे सब्जेक्ट ही हमने दे दिए तो हमारे पास पासिंग बच्चा ही इतना हुआ करेगा जिसको इंटरव्यू लेते लेते चेयरमैन साहब इंटरव्यू शुरू करेंगे आपका अक्टूबर के अंदर आके, और अगले साल की जाके दिसंबर के अंदर सिर्फ इंटरव्यू रैप अप करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्टेट मशीनरी ऐसे नहीं चल सकती। उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, हम नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट्स भी रखते हैं, ठीक है। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर एग्जामिनर्स जो हैं वो बेसिकली आपको इन एंड आउट करते हैं सर्विस के अंदर से, ठीक है। अब ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज नॉन निगोशिएबल। ऐसे एंड कॉम्पोजिशन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इवन फॉर अ सेकंड, अगर आप नॉन सीरियस एस्पिरेंट भी हो ना, आप ऐसा ऐसे का पेपर जो है वो आप ऐसे इजीली नहीं लोगे, ठीक है। आप कहोगे कि नहीं, मैंने सुना है इसके अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, इसके अंदर हर साल ही कोई ना कोई नया जो है वो टिपेस्ट्री होती है एग्जामिनर की तरफ से, तो वो तो आप लाजमी उस पर फोकस करोगे करोगे। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, ये जो एसए का सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक और, ये तो आप लोग जितनी भी ओरिएंटेशन ले चुके होगे ना, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि दिस इज समथिंग यू हैव हर्ड ऑफ, और मुझे बताना है सबने किस किसने सुना है कि जो, कहाँ गया मेरे दोस्त स्क्रीन, हाँ, कि ये जो ऐसे का सब्जेक्ट है ना बेटा, दैट इज देयर टू पास, ठीक है, ये पास का वर्ड 40 लेने हैं आपने ऐसे के अंदर, इससे ज्यादा नहीं लेने। ये किस किसने सुना है? और मुझे ये भी पता है आप लोगों ने किन किन के मुंह से सुना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दैट इज नॉट द केस, ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपने खाली पास होना होता है। तो वही वाली बात है कि ये इनलाइटमेंट एरा की तरह हो गया कि किसी ने ऐसे बात कर दी जैसे कोपरनिकस ने कह दिया दुनिया गोल है, दुनिया फ्लैट नहीं है, वहीं पर उसको ही जहर दे के मार दिया जाए, ठीक है। तो अभी तो शुक्र है ऐसा माहौल नहीं है कि मुझे आके तुमने क्यों कह दिया कि ऐसे के अंदर ज्यादा नंबर भी आते हैं, बल्कि हमारे जो टॉपर्स हैं वो भी हमें एक पार्ट पढ़ाते हैं कि बेटा देखो ऐसे में आपने सिर्फ पास होना है, ऐसे के अंदर आपने ज्यादा स्कोर नहीं लेने।
क्यों? क्योंकि सेल्फ परसीव नोशन है ना। मेरे मेरे पास अगर मुझे एक चीज नहीं आती, तो मैं आप लोगों को कैसे कहूं कि यार वो चीज पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके अंदर कोई बहुत आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मिथ है ना, ये जिन लोगों ने फैलाई है ना, वो लोग हैं जो या तो अपनी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में या इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 पूरा पूरा स्कोर लेके पास हुए हैं। लेकिन 90% लोग जो पढ़ा रहे हैं सीएसएस के अंदर, उनकी 2 से 3 अटेम्प्ट्स लगी हैं और वो पहले अटेम्प्ट में प्रॉब्ली ऐसे में 34 35 स्कोर करके फेल हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने ही आगे जब पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा बच्चों ऐसे के अंदर 40 आपने लेने हैं, 40 से ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि ऐसे तो नाम ही 40 है। जब मैं भी इन 2019 एंड 2020 इस जर्नी में आया था, तो मुझे भी यही सिखाया गया। आपको एक दुनिया मिलती है जहां पर बने बनाए नॉर्म्स होते हैं, बने बनाए असूल होते हैं, और आपको उसी के तहत मैनूवर करना पड़ता है। तो मुझे भी यही सिखाया गया कि जैन साहब आपको ये स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप अगर अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके 40 आ जाएंगे। और ऐसे में हम 40 लेते हैं सीएसएस के अंदर, ऐसे के अंदर 40 से ज्यादा नहीं आते। अच्छा, तो मैं भी यही बिल्कुल मैंने ये सुना। फिर जब मैंने उनके स्ट्रक्चर पढ़े और मैंने देखा वो ऐसे लिखते कैसे हैं, तो मुझे ये पता चला कि भाई ऐसे के अंदर इसलिए 40 आते हैं क्योंकि ये तैयारी ही 40 की करते हैं। एक बच्चा जो तैयारी ही 40 की करता है ना, अगर वो परफेक्टली एग्जीक्यूट कर ले, मतलब ए टू जी जो उसको पढ़ाया गया ना, वो ए टू जी बिल्कुल सही कर लेना, फिर एग्जामिनर उसको 40 देता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस 40 की, उसने लिखा 40 के लिए, एग्जीक्यूशन 40 की थी, इम्प्लीमेंटेशन 40 की थी। तो अगर वो कंफ्यूज नहीं होता, वो पैनिक नहीं करता एग्जाम के अंदर बैठ के, वो हर टॉपिक को अच्छी तरह डायग्नोस करता है, उसके 40 आते हैं। और फिर वो जब सीएसबी बन जाता है, वो फिर आगे आप लोग बताओ, फिर वो जब पढ़ाएगा तो वो क्या कहेगा, कैसे में कितने लेने हैं? 40 लेने हैं, ठीक है। ऐसे में आपने 40 लेने हैं, ठीक है। वो भी यही पढ़ाएगा आगे, एंड दैट इज हाउ द साइकिल मूव। मैंने ये समझ लिया, मैंने समझा इनके 40 इसलिए आते हैं। वो जो जो लोग नहीं 55 पे बैठे होते हैं, वो उन लोगों को टैबू इसलिए समझते हैं, वो तुक्का है, तुक्का है, तुक्का है। मैं को हो सकता है। देन आई अपीयर्ड इन द एग्जाम एंड मैंने दिए एग्जाम। मेरे 2021 में ना ऐसे के अंदर आए 49, ठीक है। मैंने कहा फ्लूक, तुक्का ही लगा होगा, क्योंकि हम पाकिस्तानी ना किसी को स्किलफुल मानते, वो हमारे लिए डाइजेस्टिव नहीं है। हम कहते हैं नहीं नहीं तेरा लग गया लक, तुक्का लग गया। मैं कहा बिल्कुल तुक्का लगा। फिर मैं पीएमएस में अपियर हुआ, पीएमएस में मेरे 52 आ गए। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, अब भी तुक्का है। असल में अब बात ये हुई है, क्योंकि मेरा एक तुक्के का ट्रेंड चल रहा था, तो मेरा फिर तुक्का लग गया। बाकियों ने भी यही कहा कि यार हाँ तेरी तो नसीब ही बड़ा अच्छा है। पता नहीं क्या आपकी मदर ने कौन सा वो जो ईडन से फ्रूट था वो खा के पैदा किए। मैंने कहा जी बिल्कुल सही। तो मेरे 2024 के अंदर मैंने कहा अब तो मैं इतना हैवी टॉपिक उठाऊंगा ना जो किसी ने नहीं किया, उसमें तो मुझे 40 ही देगा एग्जामिनर। एग्जामिनर ने फिर शरारत की, मुझे 48 दे दी। अब इस सब के बाद ना, इस सब के बाद, ये सब करने के बाद मुझे एक चीज की समझ आई। मैंने कहा भाईजान यहाँ पर ना जो अवाम है ना, उन्होंने क्योंकि खुद कभी इससे ज्यादा लिए नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि हम आगे पढ़ाएंगे भी यही, और अगर हमारे जो सो कॉल्ड डॉक्ट्राइन से कोई ऑपोजिट जाता है तो हम कहेंगे ये फ्लूक है। फिर मैंने पढ़ाया। मैंने कहा यार देखो मेरा, क्योंकि मैंने जो अपना स्ट्रक्चर तैयार किया है वो किसी से मैच नहीं होता, वो मेरा थोड़ा अलग था, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नहीं बैठता था। बल्कि इंस्ट्रक्शंस चेंज हुए ना, 3 साल हो गए हैं। एफपीएससी ने अभी लिखा है, एफपीएससी का चेकिंग क्राइटेरिया चेंज हुए 3 साल हो गए, किसी को पता ही नहीं। नहीं बेटा आपने स्टांस नहीं देना, आपने ये नहीं करना। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 4 साल से एकेडमी से एफिलिएटेड हूँ, 2 साल से पर्सनली गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। मैंने पहले दिन से कह दिया था स्टांस के बगैर आपका ऐसे कूड़े में जाएगा, ठीक है। योर ऐसे इज नथिंग विदाउट स्टांस। नहीं सर वो तो कहते हैं कि अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी तो उसमें कोई गलती होगी, स्टांस अगर आपका बहुत बोल्ड हुआ तो वो आपको फेल कर देंगे। तो फिर हम सेफ प्ले करते हैं, तो फिर बेटा इसलिए आपके 40 भी आते हैं ना।
फिर क्या वो आप कर रहे हो कि 40 क्यों आ रहे हैं, तो 40 ही बनते हैं फिर अगर बहुत अच्छा भी लिखो। तो सबसे पहले तो ये प्री कंसीव नोशन मैंने ये तोड़ी। अब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से भी 2 हाथ आगे, फिर उन्होंने पेपर दिए और उन सबके नाम 43, 44, उसमें से दो जानिशा ऐसे थे जिनके 55 और 58 आए। उनसे तो मैंने कतई ताल्लुकी कर दी, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है। मैंने क्योंकि 52 लिए हैं, तो अब अगर मेरा स्टूडेंट 58 लेगा तो क्या हुआ? आप सब बताओ, उसका क्या लगा? तुक्का लगा, फ्लूक लगा, उसने तुक्का मारा है। ठीक है, हम मानेंगे नहीं कि प्रॉब्ली उसने जो है मेरी मेरी सजेशन मानते हुए और मेरी चीजों पे चलते हुए प्रैक्टिस अच्छी करके उसने प्रॉबली ज्यादा मेहनत की और उसने मेरे अपने जो मेंटोर है उसको भी सुपरसीड किया। तो हमने ये नहीं मानना, हम कहेंगे इसका भी तुक्का लगा है। बल्कि आई नो हिम पर्सनली, उसकी मैंने असाइनमेंट्स उसको ऐसे रगड़ा लगाया ना उस बंदे का कि उसके बनते ही इतने थे, आने से कम आते नहीं। तो फिर हमने ये नोशन बनाया, ठीक है, हमने ये एक चलाया। अब वो कैसे है, दैट इज वाई यू गाइज आर हियर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे, अब जो ऐसे है ना, वो आपने समझना बहुत जरूरी है। आपने जो कुछ चीजें अनलर्न करनी है, ठीक है, कुछ चीजें न्यू लर्न करेंगे आप, ठीक है, फिर उसके साथ हम मूविंग फॉरवर्ड करेंगे। है कोई सी एस एस, जो रेलम है ना सी एस एस का, ये एक ग्लोब बना हुआ है, इसके अंदर मैं कोई एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो वाई शुड आई टीच? ठीक है, जब तक आप इनोवेशन ना लेके आओ, किसी चीज के अंदर ना घुसो। ठीक है, तो जब तक इनोवेशन आप लेके आओ, फिर आपका बनता है चलाना। अच्छा, मैं थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चंस बाद में लूंगा। सर मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, बैचलर ऑफ ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेकंड नहीं होगा, पैटर्न चेंज होता है 6-7 साल बाद। अभी हाँ, ये सर की वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है ना सबको? वॉइस आ रही है ना? अच्छा, अब लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट, अब आप लोगों को बेसिक्स पता चल गई है, हाउ आई टीच एंड व्हाई आई टीच। इट गॉट स्टक फॉर अ व्हाइल बट इट नो। ठीक है, अगर ऐसा हो ना वॉइस वगैरह, तो आप लोग बता दिया करो मुझे चैट में, तो वी कैन स्टॉप फॉर अ बिट। और दूसरी बात है कि अगर आपका नेट का इशू है तो फिर आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, तो वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी सबको। अच्छा, अब आ गया हो। देखो, अब जो ऐसे है ना, आप लोगों को ऐसे कभी किसी ने बर्गर बना के सिखाया होगा कि जी ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है। कभी किसी ने बिल्डिंग बना के सिखाया होगा। ठीक है, तो हम भी, उनकी भी गलती नहीं है, वो कोशिश करते हैं आसान तरीन एनोलॉजी बनाए जिससे बच्चों को समझ अच्छी आ जाए। ठीक है, अब मैं जो हूँ ऐसे कहता हूँ, मैं 3 पिलर्स, एक बॉडी का स्ट्रक्चर लो, ठीक है, उसको डिवाइस करो कैसे होता है। अब आपका जो 3 पिलर्स ऑफ सी एस एस ऐसे है ना, वो है कंटेंट, ये अब न्यू इंस्ट्रक्शंस के हवाले से, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन। ठीक है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन, ये 3 मैट्रिक्स हैं जिन पे आपको अब नंबर मिलते हैं। स्ट्रक्चर सुना होगा, अब इस पे थीसिस स्टेटमेंट भी आती है। ठीक है, आपकी आउटलाइन होती है, सॉरी पहले थीसिस होता है जिसमें आप अपना स्टांस क्लियर करते हो कि हाँ यूथ बल्ज एक मसला है, यूथ बल्ज एक इन्वेस्टमेंट है, यूथ बल्ज क्या है। फिर आपकी आउटलाइन आती है जिसमें वो सो कॉल्ड स्टांस को आप सब्सटेंशिएट करते हो। फिर आउटलाइन के बाद इंट्रो आता है। इंट्रो के अंदर सारी जो आपके हुक से स्टार्ट करने के बाद आप उसको अच्छी तरह आउटलाइन को फ्रेजल फॉर्म में लिख देते हो। फिर आपके पैराग्राफ्स आते हैं या बॉडी पैराग्राफ्स, जिनमें वन बाय वन जो आउटलाइन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हो विद रेफरेंसेस। ठीक है, फिर लास्ट के अंदर कंक्लूजन आता है एंड दैट इज द होल स्ट्रक्चर। अब ये मैंने ऐसे बता दिए, इन पे एक एक लेक्चर है, एक एक लेक्चर है, मैं खुद लिख के दिखाऊंगा थीसिस स्टेटमेंट लिखी कैसे जाती है। आप लोग टॉपिक बताओगे, टॉपिक आपकी मर्जी का लिख के मैं यहाँ सामने दिखाऊंगा, ताकि यू नो कि दिस सिस्टम वर्क्स। फिर आप लोगों को असाइनमेंट में मिलेगी और वो फिर लाइव चेक होगी। ऐसे करके कंटेंट क्या होता है, अभी जैसे सबसे पहला सवाल ही यही रिसीव हुआ, सर ऐसे का कंटेंट कहाँ से लें?
देखो, थीम्स तो मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। थीम्स तो मैं भी 10 तैयार करवाता हूँ, लकीली हर साल 3-4 आ जाती हैं। लकीली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर सकता हूँ, जैसे स्टेटस सारे लगाते हैं। यहाँ बच्चे बैठे हैं मेरे पिछले साल के भी कुछ, उनसे जाके पूछो कि सर आई थी कि नहीं आई थी। 3-4 हमारी थीम्स एज इट इज जो पढ़ी है वो पेपर में आई थी। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, लकीली आई। क्यों लकीली आई? क्योंकि हमारा थीम से ताल्लुक ही नहीं है। मैंने 10 थीम्स पढ़ानी है, आ गई गुड, ना भी आई ना। आपको कोई बंदा ये भी कह देता है कि यार सुबह मैंने ना पालक खाई है, उस पे ऐसे लिखो, आपका ऐसे इसी लेवल का होना चाहिए कि आप फिर भी 55 प्लस स्कोर करो। क्योंकि ऐसे इज अ स्किल, इट इज नॉट अ मटेरियल। स्पेशली अब जो ये थीम वाली इंडस्ट्री है ना, ये तो बिल्कुल एक्सटेंड होने लगी है। जब से वो इंस्ट्रक्शंस चेंज हुए हैं ना, थीम वाली इंडस्ट्री जो है वो एक्सटेंड होने लगी है। क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज ही इसलिए किया है कि ये जो पहले से प्री कंसीव थीम्स तैयार करके आते हैं ना, और रटा रटाया मटेरियल तैयार करके आते हैं, इनको खत्म करके हमने ऐसे बच्चे चाहिए जिनको अभी टॉपिक मिले तो वो अभी उस पर बहुत अच्छा ऐसे बना ले। और ऐसे हैं, आपका ही कंपटीशन, आपके साथ बैठा बच्चा जो है वो इतना केपेबल है। ये इसलिए नहीं क्योंकि उसने नस से ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं। वो बहुत एवरेज बच्चा होगा जिसने एक मेंटोर को पकड़ के सर नीचे फेंक के बहुत मेहनत की। बस ये डेफिनेशन है एक एक्सेप्शनल बच्चे की CSS के लेवल में। इररिस्पेक्टिव वो गोल्ड मेडलिस्ट है, इररिस्पेक्टिव उसने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो उर्दू मीडियम में रहा है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं। और एक्सप्रेशन एंड में आ जाता है कि हाउ टू बी फ्लॉलेस। ठीक है, कुछ चीजें कहते हैं थीसिस में नहीं नहीं लिखते। ये अब तो खत्म हो गया ना, वो जो कहते हैं ना, वो पहले कहते थे, अब इंस्ट्रक्शंस के बाद ये खत्म। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट मैं ये जब हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे थीसिस स्टेटमेंट वाले, मैं ये बताऊंगा। अ, फ्रांस, मेरे दोस्त, आप कितने पैसे दे के यहाँ बैठे हुए तो अगर नहीं दिए हुए तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अ, अगर खैर, अब देखो, ये 3 पिलर्स डिस्कस किए हमने। ठीक है, एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट, सारी चीजें हमें समझ आ गया कि ये जो है होल ऐसे का होता है। अब यहाँ पर मुजना ने एक सवाल पूछा, सर थीसिस स्टेटमेंट, जिनको नहीं पता, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, स्ट्रक्चर में सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट आती है। थीसिस स्टेटमेंट 2 से 3 सेंटेंसेस होते हैं। बाय द वे, इस पे पूरा लेक्चर है, हमने लिखना है, तो वो समझाने वाली नहीं है ये। अभी इसके बाद इंस्ट्रक्शंस वाला ये टॉपिक। अच्छा, अब मैं जो थीसिस स्टेटमेंट वाला सवाल है ना कि सर लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, वो मैं एड्रेस करूंगा जब मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ा रहा हूँ। अब आओ न्यू इंस्ट्रक्शंस पे, FPSC और न्यू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इधर मैंने ओपन किया हुआ है इस साल का पेपर। ठीक है, हम्म, ये ठीक है, बल्कि मैं साइड पे ना, ये अब कौन आया साइड पे, आई विल ऑल्सो ओपन लास्ट ईयर्स CSS 2026 2025 का कर लेते हैं साथ कंपैरिजन के लिए। गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी हो गया, ये लो, मैं कर देता हूँ, अभी जूम कर देते हैं बस। ये 2025 का भी खोलना ना, ताकि अच्छे से कंपैरिजन हो जाएगा हमारा। अच्छा, लेट मी जूम दिस। इतना ठीक है ना, इतना तो दिख रहा होगा। अच्छा, अब ये देखो, ये लोग ना, प्रॉब्ली पीपल डोंट पे हीड टू इंस्ट्रक्शंस, लेकिन इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपको बता देती हैं कि FPSC या एग्जामिनर आपका चेक कैसे कर रहा है बेसिकली पेपर को। और जब आपको चेकिंग का पता चल जाएगा ना, तभी आप एक माइंडसेट बना सकते हो कि यार अच्छा, दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। अब ये देखो,
ये है 2025 का पेपर। 2025 के अंदर यहाँ पर 2025 में आपको वो कहता है कि प्लीज प्रिपेयर एन आउटलाइन, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। अब यहाँ पर एक सबसे पहला आपका क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगा हूं, सर कितने पेजेस का लिखते हैं? ठीक है, ये जो पूछते हैं, राइट अ प्रिपेयर एन आउटलाइन, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे 25 to 3000 वर्ड्स। देखो एफपीएससी कोई खच्चर नहीं चलाते, उनको पता है, वो आपको ऐसा कभी भी अल्टीमेटम नहीं देंगे बेटे मुझे 20 पेजेस वाला आउटलाइन चाहिए चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेजेस है ना, वो सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव चीज वो डिपेंड करती है बड़े सारे वेरिएबल्स पे। कैसे? पेजेस का मतलब है कि आपकी राइटिंग फॉन्ट कैसा है, ठीक है, आपने कौन सा एक तो टॉपिक उठाया, उसमें इतना चाहिए भी है कि नहीं, तो पेजेस नहीं करते। वो कहते हैं कि यार मुझे 2500 से 3000 वर्ड्स का जो ऐसे लेंथ है वो मुझे चाहिए। ठीक है, पहली चीज वो, आयशा वो उधर भी आ जाएंगे हम, तो अभी टेंशन नहीं लेनी, क्लास एंड ही नहीं करेंगे, मैंने कंबल भी रखा हुआ है साइड पे अपना, इधर ही हूँ रात में। तो अच्छा, अब आगे आ जाओ। ऑन एनी गिवन टॉपिक्स, यानी नीचे दिए गए टॉपिक्स पे, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस का मतलब होता है बहस करने का तरीका। ठीक है, द वे एंड द आर्ट टू आर्ग्यू, ये डिस्कोर्स का मतलब होता है। एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, क्रेडिट विल बी गिवन। अब वो कह रहे हैं नंबर दिए जाएंगे किस चीज पे? ऑर्गेनाइजेशन पर, कितना अच्छा आपने स्ट्रक्चर किया अपने ऐसे को, रेलेवेंस पे, कितने ऐसे के साथ आप रेलेवेंट रहे हो, उसको इधर उधर की बातें तो नहीं की, अंदर फिलर्स तो नहीं ऐड किया, रिडंडेंसी तो नहीं शो की, क्लैरिटी, क्लियर कितनी हो अपने स्टांस को लेके। कभी इधर बात करते इकोनॉमी की बात करते करते अंदर मलाला यूसुफजई की एग्जांपल तो नहीं आ रही। ठीक है, ये क्लैरिटी होती है आइडियाज में। ये था पुराना। अब मैं, जब मैं पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं पढ़ा रहा। अब ये बड़ी अजीब चीज है कि क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मुझे पता है ये चीज स्कोर ही नहीं दे रही। ये यहाँ तो आपको फेल करवा रही है, यहाँ तो आपको 40 दे रही है। ठीक है, अब न्यू इंस्ट्रक्शंस देखो क्या आई हैं। इस साल पेपर में बच्चे बैठे थे, बच्चों ने अन्यवाह बिना देखे ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सर इज इट ह्यूमनली पॉसिबल टू मेक एन आउटलाइन 2-3 पेजेस एंड राइट 2500 वर्ड्स विद इन 3 आवर्स? इस पे अब अगेन बहुत सारे मशवरे होंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने मेरे, मैं अपनी बात कर देता हूँ, आउटलाइन मिला के मेरे एसेस 2600-2650 वर्ड्स के होते थे। जो मेरा लीस्ट ऐसे काउंट था ना, वो 2450 वर्ड्स का था। अब वही वाली बात, अगर मैंने किया ना और बहुत सारे बच्चों ने किया, तो इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल वो चीज होती है कि आप अपना पूरा टिल लगा के भी वो चीज ना कर सको। यस, देन द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल, एंड हाउ इट इज पॉसिबल वो मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना। अब ये आओ, ये तो पुरानी इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, आउटलाइन मिला के, आउटलाइन के बगैर वही वाली बात है, 2500 3000 वर्ड्स नहीं होते। ये पूरे ऐसे का कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, ये आउटलाइन इंक्लूडेड बताया हुआ है उन्होंने। अब आ जाओ नई इंस्ट्रक्शंस पे। ये है, ये पेपर है इस साल का। इस साल के पेपर में उन्होंने कहा कि यार बहुत हो गया, रट, रट्टे लगा लगा बच्चे आ रहे हैं थीम्स प्रिपेयर करके, लेट्स गिव देम समथिंग टू टेस्ट देम। अब ये देखो उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। सेम चीज है, ठीक है, वर्ड लिमिट चेंज नहीं की, लेंथ उतनी ही चाहिए। ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स, सेम, यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्रिहेंड द सब्जेक्ट इशू करेक्टली। सबसे पहली चीज क्या आ गई, अब ये देखो चेंज हो गया। ठीक है, एफपीएससी डजंट वांट यू टू यूज डिस्कोर्सेस। ठीक है, क्योंकि उनको पता है ये तो अल्टीमेटली यूज होंगे ही होंगे। अब उन्होंने कहा है सब्जेक्ट इशू। इशू का वर्ड, जिस चीज में मसला है ना, यानी कि दिए हमने वो टॉपिक्स हैं, तो सब्जेक्ट इशू को आपने सबसे पहले अच्छी तरह समझना है। अब यहाँ पर यूथ बल्ज लिखा है ना, तो यूथ बल्ज की बात करनी है, ओवर पॉपुलेशन की बात नहीं होगी यहाँ पर। अगर यहाँ यूथ बल्ज लिखा है, यहाँ ब्रेन ड्रेन की बात नहीं करनी, यूथ बल्ज को डिनोट करना है और उस पर रहना है।
आर्टिकुलेट योर स्टांस विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अपना जो स्टांस है, ये आप स्टांस की बात आई, अब मुझे बताओ, आप लोगों ने बताना है आप लोगों की रैशनैलिटी, क्योंकि मैं बढ़ाता हूँ ओनली रैशनल सेंस पे। अगर आपकी अकल एक चीज की, अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहते हैं ना कि अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, तो वो ये क्योंकि नहीं कहते सबके लिए, क्योंकि उन्होंने भी यही एक पैरामीटर सेट किया है। तो वही वाली बात, अकल क्या कहती है आपकी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सब ने ना कंट्रीब्यूट करना है अपना ओपिनियन। एक एग्जांपल आया, मैंने आपसे पूछा कि बेगिंग अ वाइस और अ कर्स, ठीक है, ये टॉपिक आया, ठीक है। अब सारों ने इस पे ऐसे लिखना है, अब जो न्यू इंस्ट्रक्शंस है उसके मुताबिक लिखना है। अब जो है बच्चे, एक बच्चा है वो आया, उसने हेडिंग दी, आउटलाइन शुरू की, डायरेक्ट इंट्रो दिया, इंट्रो के नीचे आउटलाइन दी सारी, और ये उसने बना दिया, ठीक है। दूसरा बच्चा आया, उसने सबसे पहले इंट्रो की हेडिंग तो दी, लेकिन उसने नीचे ना थोड़ा सा ऐसे करके थीसिस स्टेटमेंट का हेडर दिया, निकाला, और उसके अंदर ना लिख दिया कि बेगिंग इज अ एंड इट शुड बी इरेडिकेटेड, ठीक है। ये उसने लिखा और ऐसे बंद किया। यहाँ पर नीचे उसने अपनी जैसे आउटलाइन बनाते हैं बनाई, आर्ग्यूमेंट्स दिए और कंक्लूजन कर दी। इसने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए और कंक्लूजन कर दिया। अब मुझे बताओ, एग्जामिनर के लिए, एग्जामिनर सेंस से कौन से वाला बेहतर है, वन वाला या टू वाला। सेकंड सेकंड सेकंड, अब खुद सोचो आप लोग, यू गाइज आर स्टूडेंट्स। एक वो बंदा जो, ये अच्छा एक सेकंड, जिसने वन का है ना, वो उसने प्रूव करना है वन बेहतर है। हो सकता है, मुझे मुझे कन्विंस कर दो वन बेहतर है, कौन है भला। दानियाल, कैसे वन बेहतर है। आप अपना लिखो आर्ग्यूमेंट में जरा। अच्छा, तो अब देखो मेरी बात सुनो। आप सबसे पहली उसने चीज नई इंस्ट्रक्शन में क्या लिखी है, यहाँ पर वापस आओ, न्यू इंस्ट्रक्शंस, तो इसका साथ साथ रखना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले उसने चीज क्या लिखी है, करेक्टली आर्टिकुलेट योर स्टांस, ठीक है। पहले जो होता था उस जमाने के अंदर, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने या मैंने कभी किसी की ओरिएंटेशन देखी होगी और उसने लिखा होगा कि सर मैं जो हूँ, आपने थीसिस स्टेटमेंट नहीं देनी, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट में गलती हो जाती है, तो वहां पर बड़ा बुरा इम्पैक्ट आएगा कि अगर आपने शुरू में ही गलती कर दी तो एग्जामिनर समझेगा यार इस बच्चे को आता ही नहीं, वहीं पर नंबर दे के चला जाएगा। वो पहले था। पहले मैं कहता था जी स्कूल ऑफ थॉट है, मान सकते हो, आपने नहीं भी देनी तो गुड इनफ, गो फॉर इट। अब मैं कहता हूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट में स्टांस नहीं दिया, इस बार रिजल्ट देख लेना बच्चों का, ठीक है, आई कैन गारंटी यू। अब ये जो मेथड है ना, ये अल्टीमेट मेथड है। अब भाई स्टांस दोगे, अब मैं अगर एक एज एन एग्जामिनर मैं बैठा हूँ, 2023 के ऐसे के पेपर मैंने अपने हाथों से चेक होते देखे, क्या कर रहे थे वो, ये इंस्ट्रक्शंस अभी आई हैं, वो पहले से ही ऐसे चेक कर रहे थे। तो ये तो हमारी सरकारी है ना, वो नहीं बताते चीजों को। अब ये एक टॉपिक है, बेगिंग अ वॉइस और अ कर्स। एज एन एग्जामिनर मैं इधर आया हूँ, इसने इंट्रो दिया, आउटलाइन दिया, अच्छी लिखी हुई है इसने भी, मुझे इसके नीचे आके पहले इंट्रो के वर्ड में से ढूंढना पड़ रहा है कि यार ये सोचता क्या है कि बैगिंग सच्ची में वाइस है या कर्स है। वाइस का मतलब बुरी चीज है, कर्स का मतलब कि आपकी अपनी हरकतों की वजह से आप उसमें घुसे हो, ठीक है। इस बच्चे ने ऑन द अदर हैंड मुझे इधर ही बता दिया है कि यस उसके मुताबिक बैगिंग इज अ वाइस और उसको खत्म करना चाहिए। अब इस मैट्रिक के अकॉर्डिंग जो है, मैं ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, ज्यादा स्कोर दूंगा। मैंने ये जो अपनी तीनों अटेम्प्ट्स बताई हैं, इनके अंदर मैंने बहुत ही रिजिड स्टांस दिया, मैंने पहले ही उसको बताया।
मेरा ये ज्यादा दूर ना दो, 2024 की बात कर लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स मैंने टॉपिक किया था। इस टॉपिक के बारे में मुझे भी उतना ही पता था जितना एग्जामिनर को पता था। वो है कुछ भी नहीं, बस हमें लफ्जों का पता था, लफ्जों की हेर फेर की और पास हो गया। फर्क क्या है? करना मुझे क्या आता था? मुझे स्ट्रक्चर आता था, मुझे स्टांस देना आता था। प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स, ये आपका टॉपिक था, ठीक है। यहां पर मैंने पहली थीसिस स्टेटमेंट में बता दिया, pragmatism is better in politics as compared to passion because pragmatism yields tolerance, ठीक है, forbearance, curtail of violence, ठीक है, while on the other hand passion in politics is going to promote violence and non forbearance among society. ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट थी एंड मुझे लिख के पता चल गया था ये ऐसे में आई विल स्कोर वेरी गुड एंड आई डिड 48। ये अब उस एग्जाम के अंदर जिन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी, एक तो वो पास भी हुए तो 40 लेके। ये जो आपके टॉपर्स हैं, गोंदल साहब को देख लो, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 36 थी उनकी, शाफे वाज फेल्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे के अंदर 35, जब पास भी हुए हैं 40 41 लेके। तो ये कोई इसलिए नहीं है कि दे आर नॉट एक्सेप्शनल इनफ, उनके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे। तो भाई ये मैटर करती हैं चीजें। अब तो लोगों को पता चल गया। अच्छा आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शंस को पहले हम रैप अप कर लेते हैं जल्दी से। कॉम्प्रीहेंड कर लिया सब्जेक्ट इशू, स्टांस दे दिया उसके ऊपर, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स देने, चवले नहीं मारनी, खच्चे नहीं मारनी, वैलिड आर्ग्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो एक जहन सुन के मुतमईन हो कि हाँ यार ये बच्चा सही कह रहा है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कोई भी गलत स्टांस नहीं होता। ये नहीं आपने सोचना जैसे यहाँ लिखा ना पहले टॉपिक में, डिविडेंड है कि डेमोग्राफिक बॉम्ब है, यानी कि फायदे की चीज है हमारे लिए, या फिर एक बहुत बड़ा मसला है, टिकिंग बॉम्ब है जो आगे जाके एक्सप्लोड होगा और अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी को हैम्पर करेगा। इन दोनों के अंदर कोई भी गलत स्टांस नहीं है। यू कुड हैव पिक्ड दिस वन, और इसको अगर प्रूव कर दोगे कि सर डिविडेंड है क्योंकि हमारे पास यूथ है, ह्यूमन कैपिटल है, उसको हम बाहर भेज के एफडीआई मंगवा सकते हैं, यहाँ पर उस पर इन्वेस्ट करके वोकेशनल ट्रेनिंग देके यहाँ पर उसको सही कर सकते हैं, फलाने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैं कहूंगा ओके वेल इनफ, इस बच्चे को 50 दिए आगे। अगर डेमोग्राफिक बॉम्ब कहोगे और मुझे कन्विंस कर दोगे नहीं सर यूथ बल्ज है, यूथ बल्ज की वजह से क्राइम रेट ऊपर हो रहा है, पॉवर्टी हिंडर हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा खराब हो रहा है, उसके अंदर फिर जो यूथ है जब उनको नहीं मिलता तो वो ही एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में जाते हैं, वही जाके आगे टेररिज्म में घुसते हैं, ठीक है, मैं मान गया बिल्कुल, फिर 50 दो आगे। समझ रहे हो? अब क्लियर आइडियाज ड्यूली सपोर्टेड बाय रेलेवेंट डाटा एंड एग्जांपल्स। अब आप लोगों ने आइडिया मुझे बता दिया, सर यूथ बल्ज एक डिविडेंड है। पहला आर्ग्यूमेंट, यूथ बल्ज इज अ डिविडेंड बिकॉज व्हेन वी एक्सपोर्ट दिस ह्यूमन कैपिटल इट गिव्स अस रेवेन्यू। साथ आपने खूबसूरत सा लिख दिया कि 2024 के अंदर मार्च में $36 बिलियन की रेमिटेंसेज आई थी, विच वाज सब्सिक्वेंट, क्योंकि उसी साल सबसे ज्यादा बच्चे जो आपका यूथ है वो बाहर भी गया था, 7 लाख गया था उस साल। अब आपने क्या किया, अपने आर्ग्यूमेंट को प्लस इस चीज को आपने खूबसूरती से वजाहत कर दी कि ऐसा होना चाहिए, ये भी समझ आ गई। क्लियर आइडियाज ड्यूली सपोर्टेड बाय रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड डाटा। योर आर्टिकुलेशन एक्सप्रेशन टेक्निकल ट्रीटमेंट इन द एसे विल बी एग्जामिन्ड। ठीक है, यहाँ आओ, जो हमने बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये देखो, ये जो तीसरा पिलर है एक्सप्रेशन द स्किन, ठीक है, ब्रेन हुआ आपका कंटेंट, स्ट्रक्चर स्केलेटन, स्किन यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक चीज है, मैं कह सकता हूं ईरान, अब मैं रेलेवेंट एग्जांपल से समझा रहा हूं, ईरान अटैक्ड इसराइल, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब मैं कह सकता हूं ईरान took aggressive measures against Israeli insertion in Iranic airspace, ठीक है, दोनों बात सेम थी। फर्क कितना हुआ, मैंने थोड़ी सी आईआर का वो मसाला ऐड किया है इसके अंदर, अब वो मेरा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ या बेगरी की बात कर रहा हूँ, पॉवर्टी मैं कहता हूँ पॉवर्टी इज बैड फॉर पाकिस्तान, बात ये भी है, ठीक है। पॉवर्टी इज रीकिंग हैवक इन पाकिस्तानी सोसाइटी, ये भी बात है। देख रहे हो, कहने के दो तरीके हैं,
ये एक्सप्रेशन होता है आपका। एक्सप्रेशन डेवलप कैसे होता है? बहुत ही आसान है। एक तो जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो और प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तब एक तो होता है, जैसे आपने मुझे ला के चेक करवाया, सर ये मैंने ऐसे लिखा है, और आपने ऐसी कोई लाइन यूज किया, मैं उसको सर्कल करके मैं कहूंगा ऐसे नहीं, एक्सप्रेशन करो। ये प्रैक्टिस आप 50 बार करो, आपका एक्सप्रेशन सीधा है। दूसरी चीज क्या है? यू रीड गुड। मैं बच्चों को यूजली एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप 1 से 2 माह सिर्फ देख के डॉन के आर्टिकल्स लिखने लग जाओगे ना, एडिटोरियल्स, ठीक है, एक एडिटोरियल रोज का देख के लिखने लग जाओगे ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स होता क्या है, जो आप पढ़ते हो वो आप लिखते हो, ठीक है। वट यू रीड इज वट यू रिप्रोड्यूस। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, वो फिर क्या कहते हैं, उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता, आप सिर्फ देख के लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो। क्या होता है, जब आपने आइडिया रिप्रोड्यूस करना होगा ना, उसने वही वर्ड्स उठा के आपको देने हैं जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। ये दूसरी चीज आ गई। तो आपने एक्सप्रेशन को भी इसी तरह लेके चलना है। एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे कि अब तो उन्होंने कह दिया ना इंस्ट्रक्शन में, ये तो ऐसी चीज नहीं है जो मैं अपने पास से, और इन्हीं चीजों पे आपको अवॉर्ड किया जाएगा। इसीलिए ये जो पुराने लोग हैं, और जो वो कहते हैं ना, एक स्टूडेंट था मेरा, वो बेचारा 2 अटेम्प्ट से ना, एक बहुत, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, खैर कोई बात नहीं। तो मुरीद हुसैन जसरा साहब के स्टूडेंट से वो, उन्होंने ऐसे पढ़ा था, तो कहता है सर मैंने ना मतलब सीख लिया आपका स्ट्रक्चर ये वो, तो मैंने जब मरहूम साहब से पढ़ा था ना, तब उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बताया। मैंने कहा मरहूम साहब कौन? तो कहता है वो सर मुरीद हुसैन जसरा साहब, हम प्यार से उनको मरहूम कहते हैं क्योंकि उनका हर टेक्निक मर चुकी है। तो मैंने कहा यार, मतलब ये हालात है। तो मरहूम के लकब से मतलब रिडंडेंट हो गई है ना, इररेलेवेंट चीजें हो गई हैं। तो अब जो तब की चीजें हैं, अगर आप 2012 में आपने किया हुआ है और आप अभी पढ़ा रहे हो वो चीजें, तो भाई तब आपके वहां जो फेसबुक का एक पेज लोड होने में लैपटॉप में 15 मिनट लगते थे, अभी आप 15 मिनट के अंदर जो है आधी स्क्रॉलिंग करते करते दुनिया की नॉलेज ले लेते, इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हो। तो इट इज वेरी टेक्निकली साउंड कि आप अपने आप को उस तरह मेंट करो, उस तरह से चीजें सीखो, ठीक है, ना कि आप स्टिल यू आर यूजिंग दोज मेथड्स जिनकी कोई फायदा भी नहीं था, ठीक है। तो ये तो हमारे अगली चीज होगी। तो अब मैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी हमने पढ़ लिए हैं, ये मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को, ये जो आपका फसाड है, फ्लूक है अबाउट स्कोरिंग 40 मार्क्स, बकवास है सारा, ठीक है। मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है कि इट इज नॉट अ फ्लूक, हो जाता है भाई, करने वाले बनो। ये आप देखो ना, ये किधर है गया, ये असाइनमेंट्स है, ये 3 माह की असाइनमेंट्स है, और ये जिन्होंने किया उनको पता है, ठीक है। यूपीएससी के टॉपिक्स, और ये टोटल असाइनमेंट्स आपकी बनती हैं ये 45 to 50 असाइनमेंट्स है। मुझे बताओ, 50 असाइनमेंट्स लिख के चेक करवाई हूँ लाइव, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि आप जो हो इम्प्रूव नहीं करोगे? नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है वो। या तो आप कोई ना कोई अमानत में खयानत की है लिखते वक्त, ठीक है, या तो मैंने फिर आपको सही गाइड नहीं किया, फिर दो ही चीजें बनती है, ठीक है। अगर मैंने नहीं सही गाइड किया तो वैसे ऐसा हो नहीं सकता, तो लेकिन अगर आपने नहीं सही लिखा, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो अब खुदारा अपना बनाओ डोमिनेशन माइंडसेट। जब इतने बड़े ख्वाब देख ही लिए ना जिंदगी में, और ख्वाब देखने वाली आंखें रख ही ली हैं, ठीक है, जिगरा इतना बड़ा कर ही लिया है कि हम ऑफिसर बनेंगे, हम सीएसएस करेंगे, तो अब वो ख्वाब भी उतना ही बड़ा देखो कि फिर ये वाली पास वाली मेंटालिटी नहीं लेके आनी किसी ने। ना ही मेरे से पूछना है कि सर पास कैसे होंगे, या फिर पास होना है तो नहीं, आओ मेरे पास को, सर मैं 60 लूंगा, ऐसे में क्यों नहीं आते, आते हैं, फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रहा, आप नजर आ रही है? नूर आपने तो, क्या बात है, फुल मार्क्स ऐसे के अंदर फुल मार्क्स नहीं आते। उसकी एक वजह है, जितना आपका सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होगा ना, उतनी चीज नंबर नहीं देगी। मतलब कि अगर एक ओपिनियन है ना मेरा यूथ वर्ल्ड के बारे में, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अब मेरे से अच्छा कोई ना कोई होगा, और उससे अच्छा कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो उसमें हमेशा इसलिए फुल मार्क्स कभी नहीं आ सकते। आई नो पीपल जिनके 70s में भी आए हुए हैं, लेकिन फुल मार्क्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब
अभी तो और हम डिस्कस करते हैं इसको स्पेशली। अच्छा, कोई और सवाल आप लोगों का है तो वो मेरे से पूछो। और मुझे 1 सेकंड देना, मैं बस पानी में। अच्छा, आइडियलिस्टिकली अब्दुल्ला, yes, I would suggest so कि you can start working on now. थोड़ी थोड़ी लिखना स्टार्ट करो अगर आपको लगता है you need this much time, ठीक है। वरना होता ही है, आप आगे जाके भी कर सकते हो, इतना वो नहीं है। सर, हाउ टू अकाउंट वर्ड्स, ये भी बता दें। अच्छा, आपने ये कभी भी एग्जाम्स में नहीं करना, आयशा आपकी बात कर रहा हूँ। आपको मैं सिखा देता हूँ, ये ना हो एग्जाम में अगर तो आपके पास कोई 5-10 मिनट बच्चे हैं फिर तो ठीक है। अब ये ना हो काउंटिंग वर्ड्स के चक्कर के अंदर ना आप जो पूरा, अब लेट से ये एक है ना, तो एक सेकंड, लेट मी जस्ट पुट ऑन। अच्छा, तो काउंटिंग वर्ड्स की बात कर रहे थे। ये देखो, एक मैं खोलता हूँ ये, अब जैसे मैंने पढ़ाया था पर्सनल मेंटरशिप वाले बच्चों को, यहाँ से मैं सिखाता हूँ आपको। एक सेकंड। अब ये देखो, यहाँ पर अगर मैंने वर्ड्स काउंट करने हो ना, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मैं ना यहाँ पर ये इसके लिए इसकी लाइन के जितने वर्ड्स हैं ना, पहले वो काउंट करूँगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। फिर मैं काउंट कर लूंगा इस पेज के कितनी लाइंस हैं, ठीक है। अब इस पेज पे अगर लेट से कोई 12 ही लाइंस है, तो 12 × 12 हमारे पास हो जाएगा। अब उसके अंदर वो जो 144 वाला फिगर आएगा ना आपके पास, 144 पे आपने फिर जितने पेजेस लिखे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना। सबसे पहले हमने लाइन काउंट करनी है, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, फिर एक पेज पे लाइन, और फिर जितने पेजेस आपने लिखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगी, तो आपके पास एक रफ एस्टिमेट आ जाएगा कि मैंने इतने वर्ड्स का लिख लिया है। तो दैट इज गुड इनफ। सर, मेरा ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि जो स्टूडेंट्स, मैंने एक्चुअली ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ये हमें ये नहीं हुआ। देखो फरीद से, दो तरह की ट्रांसलेशन होती है। एक होती है लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है। लिटरल ट्रांसलेशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना नेशन, इसका लिटरल ट्रांसलेशन कॉम है, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड जिसको कहते हैं। एक होती है फिगरेटिव ट्रांसलेशन। फिगरेटिव ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि मुहावरतन ट्रांसलेशन करें। अगर वहां पर वो वही वाली बात जैसे कहते हैं कि चिड़िया चुगी खेत रोए क्या हुआ, अब ये मुहावरा है। अब ऐसे नहीं लिखोगे द स्पैरोज हैव डिस्ट्रॉयड माय फील्ड्स देन व्हाट शुड आई डू, ठीक है। आप यूज करोगे क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क इज यूजलेस, तो वो जो इंग्लिश वे होगा वो यूज करोगे।
पैराग्राफ मेथड यूज भी हो सकता है टू कन्वर्ट, बिल्कुल हो सकता है सर। अपार्ट फ्रॉम नाउ व्हाट अदर सोर्सेज यू रिकमेंड टू बिल्ड नॉलेज बैंक? नॉलेज बैंक की बात नहीं की, डॉन को मैंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए रखा है, ठीक है। और दूसरा, डॉन अप टू डेट रहते हो आप करंट अफेयर से। नॉलेज बैंक आपको, देखो मेरी बात सुनो, मैं पहले तो पढ़ाता नहीं था थीम्स। थीम्स भी मैंने पॉपुलर डिमांड पे शुरू की पढ़ानी, जो पढ़ना चाहते थे यहाँ पे, जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता था कि हमने कुछ किया। अल्टीमेटली मुझे एक चीज बताओ, आपने एक टॉपिक आया आपके पास ऐसे के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, या जेंडर स्टडीज का टॉपिक था, वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, जेंडर इनइक्वालिटी आ गया, कोई भी औरत पे टॉपिक आ गया आपको लिखने के लिए। तो आप उस पे कहते हो कि सर अब मुझे बताएं कि मैं एक जेंडर पे कोई थीम कैसे प्रिपेयर करूं। तो बेटा आपने पूरा जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट तैयार किया होता है, ठीक है। तो वो सारे जेंडर स्टडीज में आपने मैंगो पढ़ा है, अगर आपको वो अलग से थीम तैयार करनी पड़ रही है। वही वाली बात ना, लोग कह रहे हैं सर लोकल गवर्नमेंट पे थीम कैसे तैयार करें। तो आपने लोकल गवर्नमेंट पे अलग से थीम तैयार करनी है। वो जो 1.5 माह पाकिस्तान अफेयर्स आपने पढ़ा है वो अलग था। मतलब आप समझ रही हो बात क्या है, कि आपके जो कंपल्सरीज होते हैं ना, उन पे इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी, कि आपको कंपल्सरी से ही सारी नॉलेज आपकी निकलेगी। मैंने कभी भी अलग से थीम तैयार नहीं की। कोई ऐसा थीम आप बता दो जो कंपल्सरीज में ना आता। हाँ एक है, जो आपके लिटरेरी थीम्स आते हैं ना, कि होप इज द ड्राइविंग फोर्स, पीस कैसे होता है, और उसके अलावा एडवर्सिटी, ठीक है, फेलियर, सक्सेस, ये वाले जो थीम्स होते हैं, ये जो हैं ये थोड़े से ये, और इनको भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने अच्छी एक दो नॉवेल्स भी पढ़ी हुई है ना, आप फिर भी लिख सकते हो। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि हाँ ड्रीम्स डू कम ट्रू, ये एक टॉपिक आ गया, यूपीएससी में आया हुआ है ये टॉपिक ऐसे का। तो आपसे किसी ने कह दिया ड्रीम्स डू कम ट्रू पे आप एक ऐसे लिखते, उस पे अब आप पूछो कि सर प्रिपेयर कैसे करनी है। तो अभी जो ख्वाब देखा था सीएसएस का, वो क्या था, उसको भी आप कर रहे हो ना, तो वो लिटरेरी होता है, बड़ा पर्सनल टॉपिक होता है। उस पे आपने अपनी जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंसेस से आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स जनरेट करके लिखने होते हैं, उसका ये स्ट्रैटेजी होती है। सर आई आस्क्ड 2 times बट वेंट अप। सर 2 बार सवाल है। सर मतलब इतने सारे टॉपिक स्टेटिस्टिक कैसे याद रखें, ये इतने रिपोर्ट्स। बहुत आसान है, कोई 10 पेजेस की हर साल मैं भी रिपोर्ट्स देता हूँ, बल्कि इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ। बाकी बहुत सारे मेंटोर्स और एकेडमीज देती हैं। 10 से 11 पेजेस होते हैं। 10 से 11 पेजेस के रोज के, अगर आप हाफ पेज का भी रट्टा मारते हो ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या इवन 10 to 20 डेज के अंदर आपके पास स्टैट्स तैयार हो जाते हैं। तो वो कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं रखने पड़ेंगे। अच्छा, बाकियों के भी क्वेश्चंस देख लें। Sorry, sir. One more question in CSS essay is an also. अच्छा, ये इज एम टू एक्सट्रैक्टर एक्सेट्रा, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। यस इट काउंट्स, गलत तो नहीं लिखोगे, इंग्लिश में आती है। I want to ace CSS in my first attempt, but my learning speed is very slow. I guess because when I read something, I'm unable to write on it. वो जी हाँ, आप और मैं सेम सेम है। आई एम ऑल्सो डम स्टूडेंट। लेकिन बात यह है कि अगेन, इफ यू कीप डूइंग समथिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू गेट गुड ऑन इट। ये जो लिखने वाला डर और फोबिया है, इसका एक ही काम है, लिख के दूर होगा। लिख के जब चेक करवाओगे ना, और एक बार किसी ने कह दिया बहुत अच्छा लिखा है, फिर आपके पास जो वो लिखने की एक आएगी ना इंस्पिरेशन, यू विल कीप ऑन राइटिंग। सर आई एम स्ट्रगलिंग फॉर एसे, और 1 मंथ से आउटलाइन लिख रही हूँ, लेकिन अभी तक जुबानी नहीं लिख पा रही, क्योंकि हमारे टॉपिक के लिए डाटा डिफरेंट होता है। अली आप पहले फिर ऐसे करो ना, आप सेक्शंस वाइज जो टॉपिक लिख रही हो ना, वो लिखे ही इतने वाइड
करो कि उसमें डोमेन्स बन जाए। अब आप गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान एंड वेस्टर्न कंट्रीज पे ना लिखो, आप खाली गुड गवर्नेंस पे लिखो। जब आप ऐसे करके मोटे मोटे कह लो टॉपिक्स पे एसेज अपने ड्राफ्ट करोगे और लिखते जाओगे ना, फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली आप उसके अंदर सारे स्कोप्स डिस्कस करोगे। और स्पेशली ये जो आउटलाइंस लिखना, ये एक मेंटोर के बगैर नहीं हो सकता। आपको एक रहनुमाई चाहिए, आपको चेक करवाने के लिए। हमारे दौर में हमें भी चाहिए थी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप खुद कर सकते हो apart from essay or composition. Sir, any advice for one appearing for upcoming EMS? It is, if structure and grammar is good enough, shall I join this session or any other your crash course of EMS? अरीब देखो, इस सेशन का मकसद जो है ना, खाली स्ट्रक्चर नहीं है। इस सेशन का मेन जो कह लो सेलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं ना हम लोग इन बिजनेस टर्म्स, वो ये होता है। किधर गया है ये? अल्टीमेटली ये जब आप टॉपिक्स कर रहे हो ना, जैसे अब ये थीसिस स्टेटमेंट की असाइनमेंट है, फिर इस डोमेन पे आपको असाइनमेंट आपने लिख के लानी है। थीसिस स्टेटमेंट 2-3 मैं इसमें टॉपिक्स दूंगा, वो लिख के लानी है। वो इवैल्यूएशन होगी, फिर इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन। ये सारी असाइनमेंट्स हैं जो विद इन पीएमएस पीरियड हमने करनी है। तो इस कोर्स का मकसद इज नॉट टू बेसिकली टीच यू अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज टू मेक यू राइट एंड एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप लोग उसमें एस्ट्यूट और एक कह लो कॉग्निजेंट स्किल डेवलप कर लो, ताकि पीएमएस में कोई मसला ना हो। और पीएमएस के अंदर भी पिछले साल जो है सबसे ज्यादा पीएमएस में हलाकतें जो हुई थी वो ऐसे के एग्जाम में हुई थी। वैसे होता नहीं, अनयूजुअल था, लेकिन अगेन उन्होंने भी सीएसएस वाला फॉर्मूला लिया। सर यूनिवर्सल जो एसेस हैं उनको तैयार करेंगे ना, मींस थीम्स? हाँ फाद, और ये देखो ना, ये जो सेकंड मंथ है वो किस पे है हमारा, ये देखो ये थीम्स आ गई हैं। ये थीम्स है, ठीक है। फुल फ्लैज ऐसे ऑन थीम नंबर 1 गुड गवर्नेंस, फुल फ्लैज ऐसे ऑन थीम नंबर 2 मल्टीपोलैरिटी इन पाकिस्तान, फुल फ्लैज ऐसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी थीम्स ही प्रिपेयर हुई। सर कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव वर्ड्स कैसे करें ऐसे में? कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव फ्रेजेस की एक लिस्ट है मेरे पास, मैं वो शेयर कर देता हूँ। उसको ट्राई टू इनकैप्सुलेट देम इन योर राइटिंग, और जब वो चेक करवाओ तो उसमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर इट। तो अगेन वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है। लिस्ट दे के ना लोग बस रट्टा लगा रहे थे, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो दिए ही फेल करने के लिए, जाते हैं वैसे कंपटीशन में। यशवा, इट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कुछ टॉपिक्स फेल होने के लिए दिए जाते हैं, मैं वही टॉपिक्स करके स्कोर करता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि वो टॉपिक्स सारे कहीं देखा आ गया ना, मैंने पहचान लिया ये फेल होने वाला था, और मेरे जैसा 50 लेके उसमें वो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं देता सीएसएस, ये बहुत बड़ी मिथ है कि ये तो फेल ही होगा अगर बच्चा करेगा। सीएसएस गिव्स यू टॉपिक्स, कुछ में हाई रिडंडेंसी होती है लोगों की, जो सबको ही आता होता है वो सब करने में घुसे होते हैं, और कुछ टॉपिक्स यूनिक होते हैं, दे आर टफ टू डायग्नोस, लेकिन अगर आप कर लो उसमें नंबर भी उस हिसाब से ज्यादा आते हैं। तो ये प्री कंसीव नोशन नहीं है आपने लेके चलना। सर नॉट रिलेटेड से, बट आई वांटेड टू आस्क यू दैट आई विल बी ग्रेजुएटिंग इन 3 months, should I attempt season? यस, व्हाई नॉट, गो फॉर इट। अटेम्प्ट करो, तैयारी करो, हो जाती है। अगर आप कंपलसरी 3-4 माह में भी क्लियर कर लो अपने, 4 माह बहुत है, 3 माह एंड वाले ऑप्शनल्स को दे दो, 2 माह की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो अपीयर हो सकती है, क्यों नहीं। और इतनी अटेम्प्ट्स बचा के क्या करनी है भाई, इन अटेम्प्ट्स को निकाला करो, जल्दी जल्दी किया करो अटेम्प्ट्स अपनी, ताकि या तो आप सर्विस में होगे या तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये जो है ना कि बीच में स्टे लेके करने वाली, और वो बड़ी स्ट्रैटेजी खतरनाक होती है। And to join your session. अ, अ, फेरी, फरी है आपका नाम या फेरी है? तो यस ऑब्वियसली आप जैसे बड़े स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी। अब उसके अंदर मसला ये है कि आई वांट टू सी के इफ देयर आर स्लॉट्स अवेलेबल। मैं ज्यादा इसलिए नहीं लेता, ये सब मैंने चेक करनी होती है।
तो मेरे पास बाकियों की तरह भी साइड पे कैमरे के बिल्कुल पीछे चेकर्स नहीं बैठे हुए जिनको मैं कहूँ कि ये कर दो चेक और मुझे बता दो। तो ये मैंने ही चेक करनी होती है सारी, इसलिए मैं स्टूडेंट्स बड़े लिमिट, बट यस, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन है? सर मेरा एक सवाल है कि हम ऐसे में टॉपिक सिलेक्शन कैसे करेंगे जो बहुत कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे? टॉपिक सिलेक्शन के लिए जो परसों की क्लास है ना, इन विच यू फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई दोस टॉपिक्स, वो करने पड़ेगी। फिर वो उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे करना है। अभी आपके लिए सारे टॉपिक्स ओपन है करने के लिए। तो ये वालों ने माइंड में बिठाया। वर्ल्ड टाइम्स, यार मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड टाइम्स, और उनके कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्होंने नया नया पढ़ाना शुरू किया है। मतलब हाउ कैन यू से कि सम टॉपिक्स आर देयर टू फेल यू? भाई पागल है वो क्या? आप साम सीढ़ी खेल रहे हैं आपके साथ? कितना टाइम है उनके पास कि ये देखा फंस गया ना, मैंने ट्रैप सेट किया था तो अब इसको तो फेल ही करूंगा? ऐसा नहीं होता। तो आई हैव अटेम्प्टेड द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स इन सीएसएस, और उन्होंने ही नंबर दिए। सर इफ वी गो वन बाय वन सब्जेक्ट प्रेप, वुड इट बी ओके और स्टार्ट विद ऑल? वन बाय वन सब्जेक्ट मतलब आप इनिशियली तो ऐसे ही स्टार्ट करोगे ना, एक अदद होता ही है। मतलब आइडियली जो तरीका है ना तैयारी करने का, वो एक होता है, एक आपने कंपल्सरी पकड़ना है और एक ऑप्शनल पकड़ना है। ऐसे करके जो है ना थ्रू आउट द ईयर आपने चलना है, और ऐसे कवर होगा आपका। सर आई हैव हर्ड दैट दोज टॉपिक्स वर चोजन बाय मैक्सिमम पीपल। नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही सुना है समरा आपने। ये तो आपने मेरे स्टूडेंट्स वाली बात कर दी। आपको क्या लगता है, मुझे 2024 के स्पेशली पेपर में से 8-10 में से 8 टॉपिक आते थे, तकरीबन 9 आते थे जिनके बारे में मुझे आइडिया था, कॉन्टेक्स्ट था, अपनी एग्जांपल्स थी। मैंने 10वां किया जो मुझे नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान में से 14-15 लोगों ने किया था, और मुझे पता था उसमें अच्छा स्कोर आ जाना है, एंड दैट व्हाट हैपेंड, आई स्कोर्ड गुड। तो ये नहीं आपने सोचना, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बी यूनिक, ठीक है, सेलिब्रेट योर एक्सक्लूसिविटी, ठीक है। सर व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऐसे? बिगिनर, वी डोंट हैव सच कंटेंट टू राइट। आफ्टर यू हैव कवर्ड दो दो सब्जेक्ट्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स वैसे साथ ही है उसके। पाकिस्तान अफेयर्स बस जब कर लोगे ना अच्छे से, ठीक है, उसका हक अदा कर दोगे, फिर ऐसे स्टार्ट कर दो लिखना। ऐसे कब स्टार्ट होगा? आयशा, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट हो रहा है जुलाई के अंदर, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स में खुद ही पढ़ाऊंगा ऐसे। तो और ऐसे का तो अभी रिसेंटली है। सर विल यू अनाउंस द सिमिलर बैच अगेन एज आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन बट करंटली हैव सम पर्सनल। जी बिल्कुल निम्रा, आगे भी खर्चे बड़े हैं, बैच स्टार्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आगे लेकिन स्टार्ट होगा 2 पीएमएस के बाद, होगा पीएमएस पंजाब के बाद। आई वांट टू चेंज वन सब्जेक्ट फॉर माय नेक्स्ट अटेम्प्ट। दानियाल, एक नहीं दो करो चेंज। मैं अपनी हर सब्जेक्ट में 2-3 चेंज करता था ऑप्शनल्स। तो वो इसलिए करने चाहिए कि इधर यू आर गोइंग टू गेट अ पाइल ऑफ नॉलेज दैट इज न्यू टू यू, वो आपके इंटरव्यू में इस्तेमाल होता है जब आपको ज्यादा लेंसेज और डायमेंशंस पता होती है। सर उनका काउंसलिंग डिपार्टमेंट ये कह रहा होता है। क्या बात है? सर डू यू हैव ऑप्शनल्स एज वेल? सारे सारे सीएसएस को मतलब हक से पढ़ाना ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता है एक सब्जेक्ट वो नहीं होता। पहले आप करते रहो इस्लामियात, इस्लामियात पढ़ लो, मेरे से इस्लामियात पढ़ लो, फिर इस्लामियात पढ़ेंगे, बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो बता दिया पढ़ाते कैसे हैं, अब आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाएंगे वो। मैं कहता हूँ आओ मेरे पास, ठीक है, हम मिलके सारा सीएसएस करते हैं, सारे ऑप्शनल्स, सारे कंपल्सरी, ऐसे कॉम्पोजिशन, क्या नहीं होता, हो जाता सब। तो क्या ऐसे में बहुत टफ वोकेबलरी यूज करनी चाहिए? नहीं जोहा, आपकी वोकेबलरी एकेडमिक होनी चाहिए। एकेडमिक से मुराद है कि जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वही होनी चाहिए। अगर अब मैं जेंडर स्टडीज के कोई टॉपिक पे लिख रहा हूँ
वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह, तो मैं सब्जुगेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करूंगा जो उस एकेडमी के नॉलेज के साथ जाए। अगर मैं इंटरनेशनल बात करता हूँ, मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पावर, ऐसी चीजें यूज करूंगा मैं। ये मुश्किल वर्ड्स नहीं होते, ये एकेडमिक वर्ड्स होते हैं। मुश्किल वर्ड्स होते हैं एक्सूबरेंस, इनएक्सोरेबल, कंडीशनिंग ऑफ, फ्लैबरगेस्टेड, ये होती है फजूल इंग्लिश। आपको लगता है नेक्स्ट टाइम में होगा यही टॉक? आपको लगता है ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में होंगे? क्या मतलब, टॉपिक्स की बात कर? इन्वायरमेंट टू जेंडर, यूएस टू पब्लिक एड। Environment to gender is absolutely fine, Daniel. US to public ad, US to EU is a much better option. ठीक है, यूएस टू ईयू का फायदा आपको बहुत जगह होने वाला है। पब्लिक एड का आप अपने लिए स्पेसिफाई कर दोगे डायमेंशन, और यू इज एन एवरग्रीन सब्जेक्ट। अच्छा, ये दानियल वो है, और यार कोई खुदा का खौफ कर। मैं दानियल पता नहीं कौन सा समझी जा रहा हूँ, ओ भाई 750 लेने के बाद ही अगली बार सब्जेक्ट चेंज करने हैं ना, तो ये हाथ जुड़े देने। दानियल इस बार ही हो जाए ना, यू शुड। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, आपने उर्दू बाजार से लेके आनी है। वो बुक अच्छी तरह पढ़ो, वो इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी है। उसने 190 मेरे इंटरव्यू में जो है ना, उस बुक की वजह से है। इंटरव्यू जीनियस बाय वो अख्तर साहब हैं। मैं आपको तस्वीर भी उसकी भेजूंगा। इंटरव्यू जीनियस वो जो बुक है बहुत अच्छी है, वो आपने लेके आनी है। उसके अंदर आप फजूल की इधर उधर की नॉलेज लिखी है कि इस्लामाबाद का प्लान किसने दिया, वो प्लान किसने बनाया, इस्लामाबाद कितने फेजेस में बना, पाकिस्तान के एम्बलम पे कितने स्टार्स हैं, ऐसी चीजें लिखी हैं जो आपके इंटरव्यू में बड़े काम आएंगी। तो यू शुड गेट दैट बुक, एक दो पेजेस रोज के ना पढ़ा करो अपनी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। पाकिस्तान का जो पहला सिटीजन था वो कौन था और क्यों था, ठीक है, वो बुक लाओ, वो आपकी, वो अभी उस पर फोकस करो, अभी सब्जेक्ट वगैरह वो भूल जाओ चीजें। मैं पता नहीं, मैं क्या शायद कोई न्यू स्टूडेंट है एंड ही इज वांटिंग टू चेंज। एपीएससी इज न्यू सेक्शन में। जी, अब अगले 6 साल तो यही चलेगा। उसके अलावा कोई हवा आई तो हम फिर आ जाएंगे नई चीज़ों को लेके। तो अभी तो यही है, क्योंकि यही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके दे आर गोइंग टू गिव यू द न्यू एग्जाम्स, ठीक है। अब कल जो है, कल हम इसी टाइम थोड़ी डिस्कशन, क्योंकि आगे जो कॉम्पोजिशन का सब्जेक्ट है वो भी टाउन प्लानिंग सब्जेक्ट फाइन है। यस समरा, इट इज गुड। टाउन प्लानिंग इज ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट, अच्छा स्कोर देता है उसको, लेकिन थोड़ा ना इन डेप्थ पढ़ लेना, ऐसे बाकियों की तरह ऊपर ऊपर से ना कवर करना, ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज रखना, एंड इट इज फाइन इनफ, अच्छे नंबर देगा वो। पब्लिक फ्री से आप जब सब्जेक्ट रखते हो ना, आप दो चीजें देखते हो, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह और ट्रेंड सब देखते हैं, हाइज एंड लोज देखते हो किसी सब्जेक्ट की। मुझे सब्जेक्ट वो अच्छे लगते हैं जो दे तो 70, 75, 80 दे, ना देना जिस साल वो कहते हैं ना हिट हो गया सब्जेक्ट, तो वो हिट हिट के अंदर भी ना मुझे एटलीस्ट 50 तो 55 दे। कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे अब हो गया आपका यूएस फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये कुछ आई लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये 70 वाले कैटेगरी में गिरते हैं। जिस वक्त ये हिट हो गए, इसमें पास होना महाल हो रहा होता है, 31 30 पे फेल हो रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। तो पब्लिक एड इज ऑल्सो गुड, लेकिन इसका जब लो आता है ना, तो ये बड़े ही लो आ जाता है। सम गुड सोर्सेज फॉर फिलोसफी, अली नईम शेख, नियर पियर फिलोसफी के लिए। और बुक्स अगर आपने कोई लेनी है तो वो आपको बड़ी बड़ी किताबें बता देंगे सारे, लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले जोस्टिन गार्डनर की जो बुक है ना, फिलोसफी, सोफीज वर्ल्ड, वो पढ़ना, उससे आपकी बेसिक अच्छी होगी। कैन यू शेयर रिकॉर्डिंग बिकॉज आई मिस्ड इट ड्यू टू द, कोई बात नहीं, साथ रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में रात तक। जेंडर स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस विच इज जेंडर स्टडीज बाय फार, जेंडर स्टडीज को रिलेट करेगी आपके एसेस के साथ, ठीक है, और इंटरव्यू के अंदर भी इट इज अ मस्ट। इस बार भी बड़ा मजे का पेपर आएगा।
को क्या रिकमेंड करेंगे आप ऑप्शंस के लिए? फबिया, आप तो मेरे बैच की हो, आपको मैं ऑप्शन सारे देखो। अभी जैसा इन्वायरमेंट है ना दुनिया का पिछले 2 साल से, आईआर जो बच्चा नहीं ना रख रहा वो गलती कर रहा है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आईआर जो बच्चा नहीं रख रहा वो गलती कर रहा है। जैसा दुनिया का माहौल है, पॉलिटिकल साइंस इज गुड इनफ, इट विल गिव यू स्कोर, लेकिन कुछ खुदा के लिए अपने दिमाग और अपनी इंटेलेक्ट के बारे में सोचा करो कि आप उसको कैसे ग्रो करोगे। ठीक है, तो और बड़े आराम से पेपर होता है, बहुत मजे का है। और उसके अलावा इन्वायरमेंट, यू, जेंडर, साइकोलॉजी अच्छे नंबर दे रहा है, और सीधा सीधा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आधे से ज़्यादा साइकोलॉजी तो आप पढ़ लेते हो जीएसए में। और उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी। सर अगर बुक से कर दे तो याद रहते हैं। श्योर अमरीन, आप मैसेज कर देना, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, बाकी अब हमारी जो वर्कशॉप नंबर 2 है, सर लैंग्वेज ऑप्ट करें? नहीं, मुझे पता आपका लैंग्वेज से क्या, आप पंजाबी के बारे में ही पूछना चाह रही हो, क्योंकि आप पश्तो वगैरह तो पढ़ोगी नहीं, ठीक है? तो नहीं, पंजाबी मैं नहीं कहूँगा। इस बार पंजाबी का जो पेपर आया था ना, वो जो पंजाबी पढ़ने वाले भी हैं, पंजाबी पता नहीं मोहम्मद बख्शा के पूछ रहे थे कि इसका इंटरनेशनल एस्पेक्ट कैसे होगा, फिर कैसे बताओगी? तो उर्दू के बारे में अगर उर्दू बहुत अच्छी है तो गो फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम अरेबिक, अरेबिक है भी कि नहीं? खैर, ये जो मेरे अपने लगे हुए हैं ना यहाँ पर करने के लिए, थोड़ा खुदा का खौफ खाओ, बाकियों के लिए ये क्लास है। आप लोग तो रोज ही 2-2 3-3 घंटे आप लोगों के साथ ही बातों में। सर इस दफा क्रिमिनोलॉजी का पेपर वाज टेक्निकल, आई एम थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग। क्या हुआ है साहब, कहाँ से टेक्निकल था क्रिमिनोलॉजी का पेपर? सिर्फ हर चीज में उन्होंने इंटरसेक्शनैलिटी एआई, पाकिस्तान सोसाइटी एआई, क्राइम्स एआई, सिर्फ उन्होंने एक चीज की इजाफा किया था। इट वॉज टेक्निकल, आप यकीन मानो इस बार भी उसका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। इट वॉज जस्ट कि उन्होंने सिर्फ एक स्कोप में रह के वो पेपर बनाया था, बच्चों को थोड़ा सा हटाने के लिए। और आप क्रिमिनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को कभी भी अंडररेट नहीं कर सकते। आप किसी और की तरफ, अब वही वाली बात, हाइज एंड हाइज और लोज एंड लोज। क्रिमिनोलॉजी का लो भी 55 वाला लो है, ठीक है? उसका हाई तो आपने देखा है, 74, 75, 80 भी आते हैं, 83 भी आए हैं बच्चों के, ठीक है? तो लोज ऑफ द लोज जो है ना, वो क्रिमिनोलॉजी का 55 है। तो आपने ये भी देखना है, फैक्ट है। तो अगर इससे अच्छा सब्जेक्ट है तो यू कैन आस्क मी, मैं उसके बारे में गाइड कर दूंगा। हाँ, वो तो अपनी होगा। कल बस ये वर्कशॉप डे 2 है, जिसमें हम कॉम्पोजिशन का ऐसे ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड देन फ्रॉम थर्ड, वो फिर हमारा जो रेगुलर होता है इंशाल्लाह टॉपिक वाइज सिस्टम वो होगा। और कल मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है? वो असाइनमेंट भी सबने करनी है। और मैं यशवा सबको ही बोल रहा हूँ, डोंट टेक दिस लाइटली। ऐसे की क्लासेस तो वही वाली बात है कि इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। ठीक है गाइस, चलो सर अब, हाँ, अब मेहंदी उतरनी है। ठीक है दानियाल, आप भी कर लेना असाइनमेंट, इनको बताना असाइनमेंट होती कैसे। अच्छा, लेकिन विद ऑल जोक्स असाइड, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। एंड प्रॉब्ली पीए की होगी। अपना ख्याल रखो सारे, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।